नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्मार्ट लर्निंग यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पोस्ट मौर्यन पीरियड की, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने मौर्य काल तक चर्चा की कर ली थी। ठीक, तो इससे पहले 9 लेक्चर आ चुके हैं और उसी क्रम में ये 10वां लेक्चर है। तो आप सभी लोग पुराने के जितने भी वीडियोज़ हैं उनको आप लोग वॉच कर लीजिए और साथ ही साथ स्मार्ट लर्निंग का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको सभी जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले मिल जाया करे। तो चलिए हम लोग आज बात स्टार्ट करते हैं अपने पोस्ट मौर्यन पीरियड की। तो पोस्ट मौर्यन पीरियड में हम लोग इसकी चर्चा कैसे करेंगे, तो इसको मौर्योत्तर जो काल है उसको 2 खंडों में बांटा गया है कि जो देसी राजा हुआ करते थे, देसी शासक थे, उनका क्रम एक बनाया गया है, और जो विदेशी शासक थे, विदेशी राजवंश था, उनका क्रम एक बनाया गया है। तो देसी जो राजवंश थे उनमें मेनली 4 राजवंशों को यहाँ पढ़ना है पोस्ट मौर्यन पीरियड में: शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश और चेदी वंश। और जो विदेशी राजवंश था उसमें पढ़ना है इंडो ग्रीक, शक, पार्थियन और कुषाण। तो मेनली 8 राजवंशों के बारे में आज चर्चा की जाएगी। उसी क्रम में हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है कि अंतिम जो मौर्य सम्राट बृहद्रथ था उसकी हत्या किस शुंग शासक की स्थापना करने वाले ने किया था। तो वो उसका नाम क्या था, तो वो पुष्यमित्र था, पुष्यमित्र शुंग। ठीक, इसने बृहद्रथ की हत्या करके किस राजवंश की स्थापना की, तो वो शुंग वंश की स्थापना इसने करी थी। और ये बृहद्रथ की ही सेना में एक उच्च अधिकारी हुआ करता था पुष्यमित्र, और उसने हत्या करके एक नए राजवंश की स्थापना की और मौर्य जो राजवंश है उसको उसका विघटन कर दिया और अपने नए राजवंश शुंग वंश की इसने स्थापना करी। अगला क्वेश्चन है कि जो कर्ण वंश है उसका संस्थापक कौन है, तो उसका संस्थापक वासुदेव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत का जो महान व्याकरण ग्रंथ जो लिखे हैं पतंजलि, वो किनके समकालीन थे, तो वो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। और उस समय भारत में किस राजवंश का शासन था, तो उस समय शुंग वंश का शासन था पूरे भारत में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा जो लंबा अभिलेख मिला है वो किस राजा के मिला है, तो वो उस राजा का नाम रुद्रदामन है। और ये किस राजवंश का शासक था, तो ये शक राजवंश का शासक था। और इसके द्वारा लिखा गया जो अभिलेख है उसको क्या कहा जाता है, उसका नाम है जूनागढ़। ठीक, और जूनागढ़ के जो अभिलेख है वो फेमस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और उसके साथ साथ सम्राट महान अशोक दोनों का जो जिक्र है एक ही अभिलेख में देखने को मिलता है, इसलिए इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ जाती है। और इसी अभिलेख में पश्चिमी जो भारत है, पश्चिमी भारत पर जो मौर्य शासक है उनका जो शासन था उसके होने का प्रमाण भी इसी रुद्रदामन के अभिलेख में देखने को मिलता है। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है, तो वो अभिलेख कौन सा है, वो अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया, तो वो कौन था, वो रुद्रदामन प्रथम था। क्योंकि इसने क्या किया, जो सुदर्शन झील था उसको जीर्णोद्धार जो इन्होंने कराया, उसकी मरम्मत करवाई, तो उसके एवज में इन्होंने उसमें कामगार जो थे उसमें उनको कुछ न कुछ इन्होंने काम के बदले में पैसा दिया, रुपया दिया, जो भी उन्होंने दिया हो कुछ ना कुछ उन्होंने दिया था, बेगार नहीं करवाया था। और बेगार क्या होता है कि बिना क्या कहते हैं, कोई इंसेंटिव के काम करा लेना, वो क्या कहलाता है, वो बेगार कहलाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बुद्ध का
किसके सिक्कों पर अंकन देखने को मिलता है? तो वो राजा कौन था? वो कनिष्क था। और कनिष्क के ही शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संहिता का आयोजन किया गया था। और कहाँ किया गया था? चतुर्थ बौद्ध संहिता का जो आयोजन था वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगला जो क्वेश्चन है, जो योधेय सिक्के हैं उस पर किस देवता का अंकन मिलता है? योधेय जो सिक्के हैं उस पर कार्तिकेय भगवान का जो अंकन देखने को मिलता है। अगला जो क्वेश्चन है कि मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली जो राज्य था वो कौन सा था? तो वो सातवाहन राजवंश देखने को मिलता है। और पुराणों में जो सातवाहन राजवंश था इसके संस्थापक का नाम सिंधुक, सिमुक या सिप्रक भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। इसीलिए सातवाहन राजवंश का जो संस्थापक है उसको किसको माना जाता है? वो सिमुक को माना जाता है। ठीक। अगला जो क्वेश्चन देखने को मिलता है कि किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो उसका नाम पान चाउ था। अगला क्वेश्चन है कि बाल विवाह की प्रथा किसके शासनकाल में आरंभ हुई? तो कुषाणों के काल में आरंभ हुई थी बाल विवाह। और कला की जो गांधार शैली किसके समय में फली फूली? तो वो राजवंश कौन सा था? वो कुषाण राजवंश था। उसी के शासनकाल में जो कला की जो गांधार शैली है उसका वो फली फूली थी और इसी समय सबसे ज़्यादा वो देखने को मिलता है। ठीक। अगला क्या है कि अफगानिस्तान का जो बामियान क्षेत्र प्रसिद्ध है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो बौद्ध प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध है। और ये वर्तमान में कहाँ देखने को मिलता है? तो ये अफगानिस्तान में या फिर वहाँ की जो बामियान की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ ये देखने को मिलता था बुद्ध की प्रतिमा। और ये जो प्रतिमा बनी किससे थी? तो ये पहाड़ी को काट करके ही एक बहुत बड़ी जो बुद्ध की मूर्ति बनाई गई थी। तो इसीलिए ये फेमस है। और इसको बाद में तालिबानियों ने क्या किया कि उसको नष्ट कर दिया। तो ये हमारे लिए जो हमारी जो पुरातन धरोहर थी उनको जो तालिबानी थे उन्होंने नष्ट कर दिया, जबकि ये ऐसा होना नहीं चाहिए था। अगला जो क्वेश्चन देखने को मिलता है कि सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है? तो इसके बारे में देख लिया गया, सिमुक है। सातवाहन ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ स्टार्ट किया? तो ये महाराष्ट्र में इन्होंने स्टार्ट किया, एमएच में स्टार्ट किया। ठीक है। तो ये सातवाहन वंश के बारे में आपको देखने को मिल गया। अगला देखते हैं कि क्या है कि कलिंग नरेश जो खारवाल थे, ठीक है, कलिंग नरेश जो खारवाल थे वो किस वंश से संस्थापित थे? तो वो चेदी वंश से संबंधित थे। और ये चेदी वंश आधुनिक किस राज्य में देखने को मिलता था? तो ये आधुनिक में जो बंगाल प्रांत है वहाँ पर ये देखने को मिलता है। कौन? ये चेदी राजवंश देखने को मिलता था जिसके राजा खारवेल थे। और इनका एक अभिलेख है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उस अभिलेख का नाम क्या था? उस अभिलेख का नाम हाथी गुम्फा है। हाथी गुम्फा का अभिलेख। ठीक है। अगला है कि नरेश खारवेल जो थे किस वंश से संबंधित है? तो वो चेदी वंश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या है कि जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहा जाता है कौन? वो गांधार की शैली है। ठीक है। और जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको गांधार शैली कहा जाता है। और ये आप लोग देख लीजिए कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलता है कि बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा है वो किस काल में बनाई गई है? तो कुषाण के काल में बनाई गई। प्राचीन भारत में किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो कुषाण शासकों ने चलाए। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो कण्व वंश ने बात किया। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया तो किसने किया? कुषाणों ने किया। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो विक्रम संवत जो है वो 57 ईस्वी पूर्व में 57 बीसी में स्टार्ट किया था। ठीक है। विक्रम एवं शक संवतों में
कितना अंतर देखने को मिलता है, तो वो 135 वर्ष का देखने को मिलता है। ठीक है, 135 वर्ष का अंतर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये 57 ईस्वी पूर्व है, मतलब ये 57 BC में है। और जो शक संवत स्टार्ट होगा वो आपका होगा 78 AD में। ठीक है, तो अगर 78 को 57 में ऐड कर लेंगे तो 135 आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यही बेसिक देखने का अंतर देखने को मिलता है। अगला जो है कि अश्वघोष किसका समकालीन था, तो अश्वघोष किसका समकालीन था, वो कनिष्क का था। ठीक है, हाँ एक चीज और देखने को रह गया कि हाँ जो वर्तमान में विश्व स्तर पर तिथि एवं वर्ष के लिए जो प्रयोग किया जा रहा है, वो कौन सा कैलेंडर प्रयोग किया जा रहा है, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है उसको उपयोग में लाया जा रहा है। जैसे 2022 चल रहा है, तो ये किस जो कैलेंडर का वर्ष चल रहा है, तो ये जो चल रहा है ये चल रहा है ग्रेगोरियन कैलेंडर का। जो 2022 वर्ष है जो ग्रेगोरियन कैलेंडर का है। अगर देखा जाए कि इसमें अगर 57 जोड़ दिया जाता है तो फिर ये क्या कहलाता है, ये हो जाता है विक्रम संवत। 57 अगर जोड़े तो कितना हो गया, 7 2 9 और 5 2 7, मतलब 2079, ये क्या हो गया, विक्रम संवत हो गया। ठीक है, और अगर इसको अब इसमें से 2075 में से 78 अगर घटा दोगे, ठीक, एक, तो फिर आपको क्या मिल जाएगा, शक संवत मिल जाएगा। ठीक है तो ये उसकी पूरी कहानी है। अगला देखते हैं नेक्स्ट कि क्वेश्चन, किस वंश के शासकों ने छत्तर प्रणाली का प्रयोग किया था, तो वो शकों द्वारा छत्तर प्रणाली का उपयोग किया गया था। कुषाण काल में सबसे अधिक जो विकास हुआ किस क्षेत्र में हुआ, तो वास्तुकला के रूप में विकास देखने को मिलता है। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन किसके द्वारा व्यवहार में लाया गया, तो यूनानियों व ग्रीकों द्वारा भारत में प्रथम बार सैनिक शासन की स्थापना इन्होंने लाया, मतलब मार्शल रूल इन्होंने लागू किया सर्वप्रथम यूनानी और ग्रीकों द्वारा। तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट देखने को मिलता है। और आप लोग किसी भी बच्चों से ये पूछ सकते हैं, स्टूडेंट से, कि उसको तो ये थोड़ा सा भी नहीं पता होगा कि पहली बार मार्शल रूल लाने वाला जो कौन से राजवंश थे, तो ये ग्रीक या यूनानी हुआ करते थे। ईसा पूर्व की जो दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य कौन सा था, तो वो बैक्ट्रिया था। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ, तो वो तमिल व चेरो का था। जो पतंजलि थे वो पुष्यमित्र के कौन थे, वो राजपुरोहित थे। सातवाहन ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था किनके अधीन, तो मौर्य जो साम्राज्य था उनके अधीन जो सातवाहन वंश के जो राजा हुआ करते थे वो उनके रूप उस समय स्थानीय अधिकारी हुआ करते थे। ठीक है, कुषाण काल के दौरान जो मूर्तिकला की जो गांधार शैली है उसका मिश्रण देखने को मिलता है, तो वो क्या है, भारत ग्रीक यूनानी शैली है। रोम साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर सीजर की उपाधि ग्रहण की, तो कुषाण वंश के शासकों ने कैसर व सीजर की उपाधि धारण की है। वह महानतम कुषाण शासक कौन था जो बौद्ध बन गया, वो कनिष्क था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, तो इसके बारे में चर्चा पिछले क्लास में हो गई है। उसका नाम डेरियस प्रथम था। शक संवत को प्रारंभ करने वाला कौन सा सम्राट था, तो वो कनिष्क था। और इसने कब स्टार्ट किया शक संवत, तो 78 ईस्वी में किया, मतलब 78 AD में इन्होंने स्टार्ट किया। तो ये भी क्वेश्चन में पूछा गया है कि शक संवत कब प्रारंभ किया गया। ऑप्शन है 58 ईस्वी, 320 ईस्वी, 606 ईस्वी और 78 ईस्वी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 78 ईस्वी। शक संवत किस वर्ष प्रारंभ हुआ, तो ये भी क्या है, ईसा के 58 वर्ष पूर्व
या फिर ईसा की मृत्यु के 58 वर्ष बाद, या फिर ईसा के जन्म के 78 वर्ष बाद, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ईसा के जन्म के 18 वर्ष बाद। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। ये जो सिक्का है ये कनिष्क का सिक्का है। ठीक, इसमें कनिष्क की जो आकृति है वो भी उत्कीर्ण देखने को मिलती है। तो ये आप लोग देख लीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं। कि आंध्र के जो सातवाहन राजा थे, उन राजाओं में सबसे लंबी सूची किस पुराण में देखने को मिलती है? तो मत्स्य जो पुराण है उनमें सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची देखने को मिलती है। और इन जो मत्स्य पुराण था इसमें कुल 30 सातवाहन राजाओं का नाम देखने को मिलता है। 30 जो राजा हैं उनका उल्लेख देखने को मिलता है, जिनमें से सबसे लंबी सूची मत्स्य पुराण के 19 राजाओं की मिलती है। इसे मेनली 30 राजा हुए सातवाहन राजवंश में। और ये कैसे पता चला? जो विभिन्न पुराण है उसमें देखने को मिलता है। तो इन सभी पुराणों में सबसे लंबी सूची किस पुराण में है? तो मत्स्य पुराण में। ठीक, मत्स्य पुराण में देखने को मिलता है। और मत्स्य पुराण में कितने राजाओं का जिक्र देखने को मिलता है? तो वो 19 है। ये आप लोग फैक्ट याद करके रखिएगा कि 19 राजाओं की जो सबसे लंबी सूची है सातवाहन राजवंश की, वो देखने को किस पुराण में देखने को मिलती है? तो मत्स्य पुराण देखने को मिलता है। सातवाहन शासकों की जो राजकीय भाषा थी कौन सी थी? वो प्राकृत थी। कनिष्क की राजधानी कौन थी? वो पुरुषपुर थी। पुरुषपुर किसका दूसरा नाम है? तो पुरुषपुर पेशावर का दूसरा नाम है, जो आधुनिक अभी वर्तमान में पाकिस्तान में देखने को मिलता है। पाकिस्तान का एक प्रांत भी है। जो चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो कनिष्क के थे। कनिष्क के राजवंश में चरक नामक एक राज चिकित्सक हुआ करते थे। तो ये चरक जी की मूर्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तक्षशिला के एक प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था? तो उसके प्रसिद्ध होने का कारण गांधार कला शैली का विकास होना था, क्योंकि गांधार शैली का जो प्रमुख स्कूल था उस समय वो तक्षशिला हुआ करता था। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो इंडो बैक्ट्रियन जो शासक थे उन्होंने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह सबसे अधिक मात्रा में है? तो वो मथुरा का जो संग्रहालय है वहाँ पर क्या है, कुषाणकालीन जो मूर्तियाँ हैं उनको कलेक्ट करके रखा गया है सबसे अधिक मात्रा में। और जो मौर्योत्तर काल था, पोस्ट मौर्यन पीरियड था, वहाँ पे कुछ कला शैलियाँ विकसित हुई थी। उन कला शैलियों के बारे में अभी देख लेते हैं। तो उस समय जो शैलियाँ प्रचलित थी तो उन कला शैलियों में तीन शैली सबसे ज़्यादा फेमस थी। पहला था गांधार कला शैली, दूसरा मथुरा कला शैली और तीसरा अमरावती कला शैली। तो अभी आइए देख लेते हैं कि कौन सी कला शैली में कौन कौन सी विशेषताएं थी। तो जो गांधार की कला शैली थी उसका जो उदय होता है वो होता है कि पहली सदी ईस्वी पूर्व। ठीक है, पहली सदी ईस्वी पूर्व अराउंड 100 BC के आसपास गांधार कला शैली का विकास होता है। और इसका जो विकास होता है वो मध्य गांधार क्षेत्र में होता है। और ये जो मध्य गांधार क्षेत्र है वर्तमान में अफगानिस्तान व जो पश्चिमोत्तर जो भारत है वो एरिया देखने को मिलता था। इस शैली का जो विषय था वो थे बौद्ध। भगवान बुद्ध हुआ करते थे। और बुद्ध की जो संरचना है इस शैली में, तो बुद्ध की जो संरचना है वो जो ग्रीक देवताएं हैं, जो ग्रीक देवता हैं उनके समान बुद्ध को बनाने की प्रथा थी इस कला शैली में। इस शैली के जो अवशेष हैं वो तक्षशिला में जौलियन व धर्मजिका और जलालाबाद के निकट हद्दा में पाए गए हैं। इस कला शैली के जो स्कूल थे वो 3 जगह से मिले हैं। तो जौलियन है, धर्मजिका है और उसके साथ साथ ही जलालाबाद है। और जलालाबाद के निकट हद्दा में पाए गए हैं। इस कला शैली में बुद्ध एवं जो बोधिसत्व की जो कई मूर्तियां बनाई गई और ये मूर्तियां काले जो स्लेटी पत्थर थे उनसे बनाई गई थी और पकी ईंट है वह चूने से बनाई गई थी। इस शैली को यूनानी बौद्ध शैली भी कहा जाता है। किस शैली को? गांधार कला शैली को तो यूनानी बौद्ध शैली भी कहा जाता है। जो दूसरी शैली थी वो मथुरा कला शैली थी। तो मथुरा कला शैली का उदय पहली सदी ईस्वी पूर्व के अंत में हुआ। कहने का मतलब ये है कि ये इसका जो
स्टार्ट हुआ था कि जो ईसा मसीह है, ईसा मसीह के जन्म के आसपास जो मथुरा कला शैली है उसका विकास हुआ था कि और वहाँ उसके बाद इस कला का जो केंद्र बना वो मथुरा बना। और इस शैली में कुषाण शासक कनिष्क की एक खड़ी व सिर रहित मूर्ति भी पाई गई है। तो इस मथुरा शैली के बारे में, अमरावती जो शैली थी, इस कला शैली जो है वो गोदावरी के निचली घाटी में अमरावती क्षेत्र में विकसित हुई थी। और इस शैली की जो मूर्तियां हैं वह श्रीलंका व दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में भी पाई गई हैं। तो ये जो मौर्य पोस्ट मॉडर्न पीरियड में 3 कला शैलियों का विकास हुआ था उसके बारे में कुछ ओवरव्यू था आप लोगों के सामने। अगला जो है कि किस वंश के शासकों ने ब्राह्मण एवं बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की? तो सातवाहन थी। तो यही से एक प्रथा चालू होती है कि ब्राह्मणों को, जो ब्राह्मण या बौद्ध भिक्षुओं को जो कर मुक्त थी, विदाउट टैक्सेशन जो भूमि थी वो उनको आवंटित करना स्टार्ट कर दिया गया। और ये प्रथा बढ़ते 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 एक ऐसा समय आया कि सबसे ज़्यादा जो भूमि थी वो क्या थी कि पुरोहितों के पास इकट्ठी होती चली गई। और जो मेन राजा था, शासक था, उसके पास जो टैक्स वाली जो भूमि थी वो बहुत कम बची, जिससे राजा अपना साम्राज्य चलाने के लिए जो टैक्स था उनको बढ़ाने लगे। और एक समय ऐसा आया कि पूरे राज्य में इसका विद्रोह होना शुरू हो गया। ठीक, तो वो प्रथा सातवाहनों ने स्टार्ट करी थी। अगला क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट भी है। भारतीय रंगमंच में यवनिका जो पर्दा जिसको बोला जाता है वो उसका शुभारंभ किसने किया? तो उसका आरंभ यूनानियों ने किया था। भारतीयों के लिए जो महान रेशम मार्ग है, सिल्क रूट है, उसका आरंभ किसने किया? तो कनिष्क ने किया। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो सिल्क रूट था उस पर किस भारतीय शासक ने अपना आधिपत्य जमा लिया था? तो वो कनिष्क हुआ करता था। तक्षशिला जो था, तक्षशिला विश्वविद्यालय, वो कहाँ स्थित था? तो भारत में स्थित था। और ये वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है तक्षशिला। ठीक है। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो वो खारवेल था। और ये आप उसकी मूर्ति देख सकते हैं खारवेल की। एक क्वेश्चन दिया गया है, कूट है कि एक तरफ कुछ इन्फॉर्मेशन दी है और उनसे संबंधित जो राजा हैं इस तरफ दिया गया है। तो हम लोग को मैच करना है। तो जो गांधार कला शैली है उसको किससे के साथ मिलाना है? उसको कुषाण के साथ मिलाना है। तो पहले का 3 हो गया। जूनागढ़ जो शिलालेख है वो रुद्रदामन से संबंधित है, तो इसका 4 हो गया। तीसरा मिलिंद पन्हो है। तो मिलिंद पन्हो जो ग्रंथ है उसको किसने लिखा है? तो मिनेंडर ने लिखा है और मिनेंडर से संबंधित भी है। और तक्षशिला जो लेख है वो पथिक से संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन 3, 4, 1, 2 बना। तो ये वाला ऑप्शन क्या है? 3, 4, 1, 2, हाँ सी हो गया। तो हमारा जो आंसर है वो सी में हो गया। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वो 2017 में आईएएस के पेपर में पूछा गया है, यूपीएससी के पेपर में। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है उससे लेकर के कितने जटिल क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें भी कूट का उपयोग किया गया है और यहाँ पे कुछ सभ्यता दी गई है और यहाँ पे उनसे संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो हम लोग को सही सुमेलित करना है कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो किससे संबंधित हो जाएगा? तो वो आपका हो जाएगा कि पहाड़ी चित्र शैली या फिर अजंता चित्रकारी, गांधार कला शैली या फिर चित्रित धूसर मृदभांड। ये आप लोग को बताना है। आप लोग सोचिए और बताइए। ठीक है। तो इसमें ये है कि आपको मच द फॉलोइंग नहीं करना है, जिसके सामने जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसी को आपको बताना है। ठीक। तो हड़प्पा सभ्यता में चित्रित धूसर मृदभांड मिले हैं? नहीं, ये आपको गलत हो जाएगा। कुषाण काल में गांधार कला शैली विकसित हुई है? हाँ सही हुई है। मुगल काल में अजंता चित्रकारी? नहीं, उससे पहले हो चुकी थी। मराठा पहाड़ी चित्रकारी? नहीं। ठीक। तो हमारा बी ऑप्शन सही सुमेलित है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही करेक्ट बैठता है। ठीक। तो वो हमारा आंसर ये 2001 के आईएएस के पेपर में पूछा गया, छत्तीसगढ़ पीसीएस में भी पूछा गया है। तो आप लोग इसको देख सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट हम लोग को देखने को हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। आप लोग
लोगों ये वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और साथ ही साथ आप हमारे इस परिवार को, स्मार्ट लर्निंग परिवार को आप लोग बढ़ाइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप लोग शेयर करिए और लाइक भी करिए। और आज के साथ बस इतना ही इस लेक्चर में रखते हैं। आप सभी लोगों का नमस्कार और धन्यवाद।